नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने काव्य गुणों पर विस्तृत चर्चा की थी और काव्य गुण की कुछ परिभाषाएं जिनमें भरत मुनि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, उन्होंने काव्य दोषों की सापेक्षता को ध्यान में रखते हुए काव्य गुणों को परिभाषित किया था। यानी उन्होंने कहा था कि जहां पर काव्य दोष नहीं है वहां पर काव्य में गुण है। इस प्रकार की निषेधात्मक परिभाषा उन्होंने काव्य गुणों की दी थी। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम काव्य दोषों को भी अच्छी तरह से समझें और यूं भी ये हमारे पाठ्यक्रम का अंग है। हमारे पाठ्यक्रम में 6 काव्य दोष यहाँ प्रस्तावित हैं जो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही परीक्षाओं में समान रूप से पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले काव्य दोष, जैसे कि हमने काव्य गुणों की परिभाषा के विषय में जाना था, वैसे ही काव्य दोषों को किस प्रकार से संस्कृत के विद्वानों ने, आचार्यों ने परिभाषित किया है वो हमें जानना जरूरी है। काव्य रस और काव्य सौंदर्य के अपकर्षक तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। यानी काव्य में जहां किन्हीं तत्वों के कारण काव्य के रस का अपकर्ष होता है यानी पतन होता है और काव्य के सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, वे तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य दोष कहलाते हैं। काव्य गुण क्या थे? रस की उन्नति करने वाले, रस को उत्कर्ष प्रदान करने वाले, काव्य को का उन्नयन करने वाले जो गुण थे, जो तत्व थे, वे काव्य गुण कहलाए। और उसके विपरीत जो तत्व काव्य के रस का अपकर्ष करते हैं, उसका पतन करते हैं, उसके सौंदर्य पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, वे तत्व काव्य में काव्य दोष के नाम से जाने जाते हैं। जिन तत्वों के कारण काव्य के मुख्यार्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो वे काव्य दोष कहलाते हैं। रस का अपकर्ष करें, काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करें, उसके साथ साथ मुख्यार्थ को समझने में बाधा उत्पन्न हो, यानी पाठक आसानी से जब किसी कविता की पंक्तियों को समझ ही ना पाए, उसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़े, तो ऐसी स्थिति में वहां पर काव्य दोष माने जाते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में काव्य दोषों का सांकेतिक विवेचन सबसे पहले आचार्य भरत मुनि ने किया, जिनका नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ हम सभी परिचित हैं। भरत ने गुण को दोष के विपरीत माना और वामन ने दोष को गुण के विपरीत। आपको यह कथन बहुत अच्छी तरह से अपने ध्यान में रखना है। भरत मुनि ने गुणों की परिभाषा दी थी और कहा था कि गुण दोष के विपरीत होते हैं, विपर्यस्तः गुणः। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे। लेकिन भरत मुनि के मत के विपरीत आचार्य वामन ने क्या कहा? दोष को परिभाषित करते हुए कहा कि जो गुण के विपरीत है वही दोष है। तो ये बिंदु क्योंकि एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो आपको ये कथन ध्यान में रखना है कि किसने दोष को गुण के विपरीत माना, तो उत्तर होगा आचार्य वामन ने, और किसने गुण को दोष के विपरीत माना, तो उत्तर होगा आचार्य भरत मुनि ने। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले। आचार्य दंडी ने काव्य में दोष न रहने देने पर बल दिया और गुण की परिभाषा में ही दोष की चर्चा कर दी। क्या कहा? दोषा विपत्तये तत्र गुणा संपत्तये तथा काव्यादर्श में कहा गया है। उनके ग्रंथ का नाम है काव्यादर्श। मैं बार बार आपकी स्मृति में ताजा बना रहे इसलिए इसे दोहराती हूं। और गुणों के संबंध में जब हमने पढ़ा था तब भी हमने जाना था कि आचार्य दंडी ने यह कहा है कि दोष काव्य की विपत्ति के लिए होते हैं और गुण काव्य की संपत्ति के लिए। तो वही प्रसंग यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अर्थात दोष काव्य की विपत्ति के लिए होता है और काव्य विघातक होता है, काव्य को नुकसान पहुंचाने वाला होता है, और गुण काव्य की संपत्ति के लिए यानी काव्य का विधायक तत्व होता है। संपत्ति का मतलब है यहां उत्कर्ष के लिए होता है, उन्नयन के लिए होता है। आचार्य वामन ने काव्य दोष का विवेचन लक्षण देकर किया और लिखा कि काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं, अर्थात जो गुणों के विपरीत हैं वही काव्य दोष है। तो आप आचार्य वामन की ये परिभाषा ध्यान में रखेंगे कि जो गुणों के विपरीत हैं वही दोष है। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, काव्य दोषों का विवेचन लक्षणों के साथ प्रस्तुत करने वाले सबसे पहले आचार्य कौन है? आचार्य वामन है। प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। आचार्य मम्मट ने मुख्यार्थ में बाधक तत्व को दोष कहा। मुख्यार्थ हतिर दोषो काव्य प्रकाश ग्रंथ है उनका, और मुख्यार्थ हतिर दोषो यानी जो मुख्यार्थ में का हनन करते हैं वही दोष है, यानी मुख्यार्थ में बाधक तत्व ही दोष है। अग्नि पुराण में
दोषों की परिभाषा देते हुए लिखा गया है कि उद्वेग जनको दोषा, अर्थात काव्य में जो उद्वेग उत्पन्न करते हैं वही काव्य के दोष कहलाते हैं। केशव दास ने लिखा, देखिए केशव दास की हमने अलंकारों के संबंध में भी पंक्तियां पढ़ी थी और आज दोष के संबंध में भी पढ़ने जा रहे हैं। उन पंक्तियों को आप ध्यान में रखेंगे जिसमें उन्होंने कहा था भूषण विनु न विराजही कविता बनिता मित्र। उसी से मिलती जुलती पंक्तियां यहां केशव दास दोष के संबंध में कह रहे हैं। देखिए क्या लिखते हैं, रंचक दोष न राजई कविता बनिता मित्र। रंचक मतलब थोड़ा सा। पंक्ति का क्या अर्थ है कि कविता में, बनिता यानी स्त्री में और मित्र में जरा सा भी दोष हो तो वो उसके व्यक्तित्व में शोभायमान नहीं होता। कैसे शोभायमान नहीं होता? बूंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। जिस प्रकार गंगा के जल से भरा हुआ जो घड़ा है वो एक बूंद हाला पड़ जाने पर, मदिरा पड़ जाने पर अपवित्र हो जाता है, उसी तरह से एक बूंद दोष उत्पन्न होने पर न तो कविता शोभायमान होती है, न स्त्री शोभायमान होती है और न मित्र ही शोभायमान होता है। तो जिस तरह से वामन ने भरत मुनि की परिभाषा के विपरीत जाकर दोषों को परिभाषित किया, उसी तरह से आचार्य केशव ने, जो रीतिकाल के आचार्य और कवि माने जाते हैं, उन्होंने अलंकारों के लिए कहा था भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। उसके विपरीत उन्होंने स्वयं ही कहा रंचक दोष न राजई कविता बनिता मित्र, यानी बिल्कुल भी दोष कविता को शोभायमान नहीं करते, वनिता को शोभायमान नहीं करते और मित्र को शोभायमान नहीं करते। और इसका उदाहरण उन्होंने गंगा जल में एक बूंद मदिरा के पड़ने के उदाहरण को देकर किया। आगे चलते हैं। अब काव्य देश कितने प्रकार के माने गए हैं? जिस तरीके से सर्वमान्य मत के आधार पर हमने पढ़ा था कि काव्य गुण 3 हैं, उसी प्रकार काव्य दोषों के विषय में भी विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। विभिन्न आचार्यों ने काव्य दोषों की भिन्न भिन्न संख्या मानी। भरत मुनि ने गुण भी 10 माने थे और काव्य दोष भी 10 माने। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप याद रखेंगे। गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अनिलुप्तार्थ, न्यायोपेत, विषम, विसंधि और शब्दच्युत, ये उनके काव्य दोषों के नाम हैं जो भरत मुनि ने माने। मम्मट तक आते आते काव्य दोषों की संख्या 90 तक पहुंच गई। यानी मम्मट ने 90 काव्य दोषों की चर्चा अपने ग्रंथ में की। आचार्य मम्मट ने 90 दोषों का प्रतिपादन किया और उन्हें 5 वर्गों में विभक्त किया। तो आचार्य मम्मट के विषय में आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, उनके अनुसार काव्य दोष 90 हैं। दूसरी बात, उन्होंने 90 दोषों को 5 वर्गों में विभाजित किया और ये 5 वर्ग हैं पदगत दोष, पदांशगत दोष, वाक्यगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। तो 5 वर्गों में उन्होंने विभाजित किया। ये 5 वर्ग आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि इन पर आधारित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब काव्य दोषों के जो प्रकार हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में ये 6 काव्य दोष निर्धारित हैं, इसलिए हम इन्हीं पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। रसगत दोष तो प्रमुख रूप से रस का अपकर्ष करते हैं और पदादिगत 4 प्रकार के जो दोष हैं वो रस का अपकर्ष गौण रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ये बात किसने कही? ये बात आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत की। अब हम इसी क्रम में इन सारे काव्य दोषों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले लेते हैं श्रुति कटुत्व। श्रुति कटुत्व जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, श्रुति यानी कान, कटुत्व यानी कटुता, यानी जो शब्द सुनने में कानों में चुभे, जहां पर काव्य में ऐसे वर्णों का प्रयोग हो वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। जहां परुष, परुष का मतलब होता है कठोर, कानों में चुभने वाले, जहां परुष वर्णों का प्रयोग हो यानी कठोर, जो सुनने में कानों में चुभे, ऐसे वर्णों का, शब्दों का प्रयोग होता है, वहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। इसे कर्ण कटु दोष भी कहा जाता है। ट वर्ग के वर्णों के प्रयोग की प्रधानता होती है कहां? जहां श्रुति कटुत्व दोष होता है। और गुण में हमने पढ़ा था ट वर्ग के वर्णों की प्रधानता होती है ओज गुण में। लेकिन अगर ओज गुण के अलावा किसी और वीर रस के अलावा या विभत्स या रौद्र रसों के अलावा और कहीं पर ये वर्ण, ये प्रयोग में लाए जाते हैं तो वहां पर श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण, कवि के कठिनता कर्म की करते नहीं हम धृष्टता,
पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यहां पर श्रुति कटुत्व दोष है, क्योंकि विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता में ट वर्ण की आवृत्ति हुई है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग है और कानों में चुभने वाला तो है ही, इसके साथ उच्चारण में भी समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसी स्थिति में इन पंक्तियों में कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व दोष है। विषयोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता में ट कठोर वर्ण से युक्त लंबी सामासिकता के कारण श्रुति कटुत्व दोष उत्पन्न हो गया है और ये उच्चारण में भी कष्टप्रद है। आगे चलते हैं। श्रृंगार एवं करुण रसों में जैसे कोमल भावों की अभिव्यक्ति में कर्ण कटु वर्ण दोष बन जाते हैं, किंतु वीर रौद्र रसों में कठोर भावों की अभिव्यंजना के लिए इस प्रकार के कठोर वर्णों का प्रयोग गुण बन जाता है। आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दोष क्या होते हैं? दोष काव्य के सापेक्ष होते हैं। काव्य के सापेक्ष होने का मतलब क्या है? काव्य के सापेक्ष होने का मतलब है कि जहां वीर रस है और ट वर्ण के श्रुति कटु कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग किया गया है, तो वहां पर ये कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग क्या होगा? दोष नहीं होगा बल्कि गुण होगा। क्यों? क्योंकि ओज गुण की रचना है और ओज गुण में इन ट वर्ण के वर्ग के वर्णों का प्रयोग अनिवार्य माना गया है, ताकि पाठक और श्रोता के चित्त में उत्साह, उत्तेजना और तेजस्विता का संचार हो सके। तो वहां पर यह दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर श्रृंगार और करुण जैसे कोमल रसों की, कोमल भावों की अभिव्यक्ति है और वहां इस तरह के वर्णों का प्रयोग किया जाए जो कानों में चुभने वाले हैं, तो वहां इन वर्णों का प्रयोग दोष बन करके सामने आता है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। उदाहरण, सिद्धार्थ गए सिद्धार्थ कुमार। तो यहां पर श्रुति कटुत्व दोष है। सिद्धार्थ इस प्रकार के वर्णों का जो प्रयोग है वो यहां श्रुति कटुता पैदा कर रहा है, कर्ण कटुता पैदा कर रहा है। नाम तो आपका बहुत बार सुना था, परंतु चाक्षुष प्रत्यक्ष आज ही हुआ है। ये जो वर्ण है ये कर्ण कटु वर्ण है, इसलिए यहां श्रुति कटुत्व दोष हो गया। त्रिया अलग चक्षुश्रवा डसे परत ही दृष्टि। यहां पर भी देखिए ये इन वर्णों का प्रयोग है और इस पंक्ति का अर्थ बहुत ही रोचक है, इसे मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो देखिए, एक नायिका, एक स्त्री खड़ी है, त्रिया यानी स्त्री खड़ी है और उसकी जो जुल्फें हैं वो उसके मस्तक पर आ रही हैं। अलग यानी मस्तक पर लटकने वाली लटें। तो जो देखने वाला है वो क्या कहता है कि जिस तरह से एक सांप की एक प्रजाति होती है चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा नेत्रों से देखकर ही व्यक्ति को डस लेता है, ऐसे ही ये जो अलकें हैं इनके दर्शन मात्र से, इनको देखने मात्र से ही ये व्यक्ति को घायल कर देती हैं, यानी डस लेती हैं। तो अर्थ को समझने के लिए यहां पर बहुत ज्यादा क्लिष्टत्व भी है यहां और श्रुति कटुत्व दोष भी है। तो इसको हम दो प्रकार के दोषों का उदाहरण है ये पंक्ति, क्लिष्टत्व और कौन सा? श्रुति कटुत्व। तो क्लिष्टत्व हम आगे पढ़ेंगे, यहां श्रुति कटुत्व दोष में इसकी चर्चा की गई है, क्योंकि अर्थ को समझने के लिए व्यक्ति को यह ज्ञान होना जरूरी है कि एक चक्षुश्रवा जाति का एक नाग भी होता है जो केवल देखने मात्र से डस लेता है। जिसको इसकी जानकारी नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि नाग चक्षुश्रवा नाम का भी होता है, उसके लिए ये पंक्तियां बहुत कठिन साबित होंगी, इसलिए यहां पर क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। आगे चलें। दूसरा दोष है ग्राम्यत्व दोष। ग्राम्यत्व जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, जहां ग्रामीण शब्दों का तत्सम शब्दों के बीच में अचानक प्रयोग हो और वो आंखों को खटके, वहीं ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे काव्य में जहां लोक व्यवहार में प्रयुक्त ग्रामीण शब्दों का प्रयोग हो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है, यानी किसी भी अंचल विशेष में, किसी भी ग्राम के परिवेश में कोई एक खास शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है जो कि सभी लोग जिस शब्द के अर्थ से परिचित नहीं है, ऐसे किसी अप्रचलित शब्द का, लोक प्रचलित शब्द का प्रयोग जब काव्य में किया जाता है तो वहां ग्राम्यत्व दोष होता है। जैसे धनु है यह गौरवदायन नहीं। अब यहां जो गौरवदायन वर्ण है, यहां जो गौरवदायन वर्ण है, ये जो शब्द है गौरवदायन, ये बुंदेलखंडी भाषा का शब्द है, बुंदेली भाषा का शब्द है और गौरवदायन शब्द इंद्रधनुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जैसा कि यहां लिखा गया है। लेकिन इस शब्द के अर्थ से हर कोई व्यक्ति परिचित नहीं है,
क्योंकि ये बुंदेलखंड के ग्रामीण परिवेश का शब्द है। तो ऐसी स्थिति में यहां ग्राम्यत्व दोष हो गया। धनु है यह गौरवदायन नहीं, यानी ये धनुष है, गौरवदायन यानी इंद्रधनुष नहीं है। बुंदेलखंड के कुछ भागों में गौरवदायन शब्द, और वो भी पूरे बुंदेलखंड में नहीं इस शब्द का इस अर्थ में प्रचलन, बल्कि केवल कुछ क्षेत्रों में इस शब्द का प्रयोग इंद्रधनुष के अर्थ में किया जाता है। तो इंद्रधनुष के लिए प्रयुक्त यह शब्द काव्य प्रसिद्ध नहीं है, अतः यहां ग्राम्यत्व दोष है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी देखिए। मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, या मूड यानी सिर के लिए प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा का एक ग्रामीण परिवेश का शब्द है और ये इस प्रकार से यहां पर प्रयुक्त हुआ है, जो कि आंखों को चुभने वाला है, कानों को चुभने वाला है, तो ग्राम्यत्व दोष है। उसी तरह से सत्य सराहे कछऊ बरु देना, जान ही मांगे ले ही चबैना, चबैना जो शब्द है ये भी ग्राम्यत्व दोष का सूचक है। और मूड पे पाग विराजत श्याम के कानन कुंडल लोल निहारिये, यहां भी मूड शब्द का प्रयोग है, तो यहां भी ग्राम्यत्व दोष है। तो इस तरह से काव्य पंक्तियों के बीच में किसी अप्रचलित ग्रामीण शब्द का प्रयोग हो, जो कि केवल अंचल विशेष में, किसी गांव विशेष में ही प्रचलित है, जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सर्वव्यापक नहीं है, जिसका प्रयोग सर्वव्यापक नहीं है, वहां ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। अप्रतीतत्व दोष, अप्रतीतत्व प्रतीत होना यानी एहसास होना, आभास होना, समझ में आना, और जहां प्रतीति न हो, जहां एहसास न हो, जो समझ में न आए, वहां पर अप्रतीतत्व दोष काव्य में होता है। जहां काव्य में लोक में अप्रचलित पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया, देखिए ध्यान देंगे, ग्राम्यत्व दोष क्या था? ग्राम्यत्व दोष वो था जहां लोक में प्रचलित, किसी खास विशेष ग्रामीण परिवेश में प्रचलित शब्द का काव्य में प्रयोग किया जाए और जिसका प्रयोग व्यापक स्तर पर नहीं किया जाता, वो तो ग्राम्यत्व दोष था। लेकिन यहां लोक में जो शब्द प्रचलित ही नहीं है, ऐसे किसी पारिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए, वहां अप्रतीतत्व दोष होता है। यह शब्द किसी शास्त्र विशेष में प्रसिद्ध होता है। ध्यान देंगे, अप्रतीतत्व दोष वहां होता है काव्य में जो किसी शास्त्र विशेष में प्रसिद्ध होता है, और किसी भी व्यक्ति के लिए सारे शास्त्रों का ज्ञान होना बिल्कुल संभव नहीं है। मान लीजिए कोई न्याय दर्शन का शब्द है, या कोई योग दर्शन का शब्द है, या जैसे हमने वो गौरवदायन एक शब्द पढ़ा था जो कि लोक प्रचलित था, जिसके कारण ग्राम्यत्व दोष पैदा हुआ। जैसे चक्षुश्रवा का उदाहरण हमने पढ़ा था, तो चक्षुश्रवा जो नाग नागिनों की जातियों प्रजातियों आदि से का ज्ञान रखते हैं, वे लोग तो उस चक्षुश्रवा से परिचित होंगे, लेकिन अन्य लोग उससे अपरिचित होंगे। तो ऐसे पारिभाषिक शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाए, जिनका संबंध किसी खास शास्त्र से, किसी खास ज्ञान की शाखा से हो, वहां काव्य में अप्रतीतत्व दोष होता है, क्योंकि ऐसे काव्य को, ऐसी काव्य पंक्ति को समझने के लिए बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। उदाहरण देखिए, जगजीव जतीन की छूटी तटी, केशव की पंक्तियां हैं। तटी शब्द में यहां पर अप्रतीतत्व दोष है, क्योंकि तटी का मतलब वैसे तो तट होता है, लेकिन यहां पर त्राटक जो योग की एक मुद्रा है, उससे यहां अर्थ लिया गया है। इसी तरह से देखिए, विस्मय यह गोदावरी अमृतन के फल देत, विस्मय जो शब्द है उसमें अप्रतीतत्व दोष है, क्योंकि ये जो विस्मय शब्द है ये यहां जल का बोधक है। विष का एक अर्थ जल भी होता है, लेकिन लोक प्रचलित अर्थ विष का क्या है? जहर। तो ऐसी स्थिति में यहां अर्थ ग्रहण में बाधा उत्पन्न होती है, अर्थ अप्रतीत रहता है, छिपा हुआ रहता है, इसलिए यहां पर अप्रतीतत्व दोष हो गया। तटी हठयोग में त्राटक मुद्रा के पारिभाषिक अर्थ में प्रयुक्त है, और विष शब्द लोक में अप्रचलित अर्थ में प्रयुक्त है। यानी यहां पर लोक में यह शब्द प्रचलित विष का जहर है, जल शब्द लोक में प्रचलित नहीं है, यानी ये शब्द जल के अर्थ के रूप में प्रचलित नहीं है, इसलिए यहां पर अप्रतीतत्व दोष माना गया है। दोनों ही शब्द लोक प्रचलित नहीं है, अतः अप्रतीतत्व दोष है। जहां वक्ता और श्रोता ज्ञानी हो, वहां ये दोष नहीं माना जाता। जैसे हमने पढ़ा था कि जहां ट वर्ण की आवृत्ति होती है, संयुक्त वर्णों का प्रयोग होता है, लेकिन ओज गुण की प्रधानता हो,
यानी वीर रस की रचना हो, वहां पर यह दोष श्रुति कटुत्व दोष नहीं माना जाएगा, बल्कि ये गुण बन जाएगा काव्य का। उसी तरह से अगर ये पंक्तियां ऐसे समाज के सामने बोली जा रही हैं जहां पर ज्ञानियों का समुदाय है, जो शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, वहां पर ये दोष नहीं रह जाएगा। आगे चलें। क्लिष्टत्व दोष आता है। क्लिष्टत्व यानी क्लिष्ट यानी कठिन, क्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है कठिन। तो जहां काव्य में दुर्बोध एवं कठिन शब्दों का प्रयोग होता है, जिसके कारण अर्थ बहुत कठिनाई से समझ में आता है, वहां क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अब अप्रतीतत्व दोष और क्लिष्टत्व दोनों में अंतर समझ लीजिए। अप्रतीतत्व दोष वहां होता है जहां किसी शास्त्र विशेष में प्रचलित पारिभाषिक शब्द के कारण कठिनाई समझने में काव्य को होती है। लेकिन क्लिष्टत्व दोष में वहां होता है काव्य में जहां शब्दों के सामान्य प्रयोग के कारण ही इतनी कठिनता उत्पन्न होती है कि अर्थ श्रोता या पाठक को समझ में नहीं आता। जैसे ये उदाहरण देखिए, वेद नखत ग्रह जोर अरध कर सोई बनत हम खात। अब देखिए, अब इसका अर्थ कि वेद नक्षत्र ग्रह को जोड़कर उसका आधा कर दो और वही हम खा रहे हैं। अब बहुत मुश्किल है, अगर कोई व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसका अर्थ कैसे ग्रहण किया जाए, तो ये क्लिष्टत्व का उदाहरण है। वेदों की संख्या है 4, नक्षत्र हैं 27, ग्रह हैं 9, इन सबको जोड़कर हो गया 40, और 40 का अगर आधा करेंगे तो हो गया 20। तो 20 ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यहां पर इसको विष से ले लिया गया है। कर सोई बनत हम खात, यानी हम विष खाते हैं, अर्थात हम विष खाते हैं, ये इसका अर्थ है। तो इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पाठक या श्रोता को समझने के लिए। तो ये क्लिष्टत्व दोष का उदाहरण है। इस अर्थ को अत्यंत कठिनाई से ही समझा जा सकता है, और ये यहां पर इसका विश्लेषण किया गया है। आगे चलते हैं। अब एक और उदाहरण देखिए क्लिष्टत्व का। खगपति पति तीय पितु बधु जल समान तुव बैन। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। खगपति कौन है? गरुड़। खगपति के पति कौन है? यानी विष्णु भगवान। खगपति पति की तीय कौन है? यानी लक्ष्मी जी। खगपति तीय के पिता कौन है? यानी सागर, क्योंकि लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से निकली थी, तो सागर की पुत्री मानी जाती है। तो खगपति तीय मतलब खगपति मतलब क्या हुआ? गरुड़। उनके पति यानी स्वामी भगवान विष्णु। विष्णु की स्त्री, तीय मतलब स्त्री, स्त्री यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पिता यानी सागर। खगपति तीय पितु बधु। अब सागर की वधु यानी गंगा, अर्थात गंगा जल के समान पवित्र तुम्हारे वचन है। इस पंक्ति के द्वारा ये कहा जा रहा है, यानी क्लिष्टत्व दोष है। बात को इतना जटिल बनाकर, इतना घुमा फिरा कर कहा गया है कि पाठक के लिए समझना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से हंस वाहिनी पति पिता दल समान है नैन। एक और उदाहरण देखिए। हंस वाहिनी कौन है? सरस्वती जी। सरस्वती जी के पति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पिता कौन है? कमल को ब्रह्मा जी का पिता माना जाता है। कमलासन, कमल का आसन ग्रहण करते हैं वे। और उनके पत्तों के समान तुम्हारे नेत्र हैं, यानी कुल मिलाकर ये कहना है कवि को कि कमल के पत्तों के समान सुंदर तुम्हारे नेत्र हैं। और उसके लिए इतना घुमा फिराकर के बात कही गई है, तो काव्य में क्लिष्टत्व दोष आ गया है। आगे चलें। अब बात आती है अक्रमत्व दोष की। यह एक शब्द दोष है। सबसे पहले तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, काव्य में जहां पदों का प्रयोग वाक्य में यथास्थान क्रमानुसार नहीं होता, यानी जहां शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस क्रम से होना चाहिए उस क्रम के अनुसार नहीं हो रहा है, वहां अक्रमत्व दोष हो गया। उदाहरण देखिए। क्यों नहीं करुणा तुम्हारी छलकती है मूक। अब ये जो मूक शब्द है, ये विशेषण है करुणा का। मूक करुणा होना चाहिए, तो विशेषण का स्थान कहां होता है? विशेष्य के पास। तो मूक शब्द का प्रयोग यहां होना चाहिए, यानी इस पंक्ति में शब्दों का जो क्रम है वो उचित नहीं है, इसलिए यहां अक्रमत्व दोष है। स्पष्टीकरण देखिए। मूक शब्द करुणा का विशेषण है, अतः करुणा से पूर्व इसका प्रयोग होना चाहिए। अतः पद प्रयोग में व्यतिक्रम है, यानी क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए यहां इन पंक्तियों में अक्रमत्व दोष है। दूसरा उदाहरण देखिए। सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल, पहराई जनु सबन की हृदयावली भूपाल। अब यहां पर देखिए वो प्रसंग है जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा है और श्री राम ने धनुष तोड़ दिया है। उसके बाद जब सीता जी माला पहनाती हैं, वरमाला पहनाती हैं श्री राम को, उसका वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी और कहते हैं
कि ऐसी सुंदर सफेद कमलों की माला श्री रघुनाथ जी को सीता जी ने पहनाई कि ऐसा लगा मानो सबन की हृदयावली। सब कौन है? भूपाल। तो भूपाल शब्द आना चाहिए यहां पर। तो सभी राजाओं के हृदय को पिरो करके माला बनाकर पहना दी हो, क्योंकि सीता जी से विवाह सभी इतने एकत्र जो राजाओं का समुदाय था वे सभी व्याकुल थे सीता जी से विवाह करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में यहां क्रम का शब्द प्रयोग में क्रम का ध्यान नहीं रखा गया है, इसलिए अक्रमत्व दोष है। भूपाल शब्द का प्रयोग सबन के बाद होना चाहिए, किंतु हृदयावली के बाद होने से अक्रमत्व दोष हो गया है। आगे चलें। अब आता है दुष्क्रमत्व। दुष्क्रमत्व दोष और अक्रमत्व दोष दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन आप इसके अंतर को अच्छी तरह समझ लेंगे। दुष्क्रमत्व दोष कहां होता है? अक्रमत्व में। तो क्रम से, वाक्य में जिस क्रम से शब्द आने चाहिए उस क्रम का ध्यान जब कवि नहीं रखता है तो अक्रमत्व होता है। लेकिन श्लोक और शास्त्र में जो क्रम निर्धारित किया गया है उस क्रम के विपरीत जाकर अगर कवि काव्य में क्रम का प्रयोग करता है तो वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है, यानी शास्त्रों के विपरीत जाकर के शब्दों का प्रयोग दुष्क्रमत्व। और सामान्यतः वाक्य में शब्द जहां आना चाहिए उस क्रम को ध्यान में न रख करके क्रम को तोड़ा जाए और शब्दों का प्रयोग किया जाए वाक्य में, तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। लीन्हो उखारे पहाड़ विशाल चलियो तेहि काल विलंब न नायो, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। हनुमान जी जब पर्वत को उखाड़कर संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं उस प्रसंग का वर्णन है। मारुत नंदन ने इतनी तीव्र गति से उस पर्वत को उखाड़कर आकाश की ओर प्रस्थान किया कि उनके उस वेग के कारण पवन का वेग भी लज्जित हो गया, मन का वेग भी लज्जित हो गया और खगराज यानी गरुड़ का वेग भी लज्जित हो गया। अब यहां पर लोक और शास्त्र में सबसे ज्यादा तीव्र गति किसकी मानी गई है? मन की मानी गई है। तो यहां पर मारुत के बाद खगराज का वेग आना चाहिए था, उसके बाद मन का वेग आना चाहिए था, क्योंकि जब मन के वेग की बात ही पहले कह दी, यानी पहले ही चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया, पहाड़ के एवरेस्ट पर पहुंचकर के व्यक्ति के लिए फिर कंचनजंगा और जो छोटी सी चोटियां हैं उनका कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि उसने सबसे ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है। तो ऐसी ही स्थिति यहां पर है कि जब मन के वेग की बात पहले आ गई, जिसकी गति शास्त्रों में सबसे अधिक मानी गई है, तो उसके बाद खगराज के वेग की बात करने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, यानी शास्त्रों में निर्धारित क्रम को यहां ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए काव्य में दुष्क्रमत्व दोष है। यहां लोक और शास्त्र के क्रम के अनुसार मन का प्रयोग सबसे बाद में होना चाहिए, क्योंकि मन के वेग को लजाने के बाद खगराज के वेग का महत्व ही नहीं रहता, अतः दुष्क्रमत्व दोष है। ध्यान देंगे, अक्रमत्व में पद के क्रम का दोष होता है और दुष्क्रमत्व में अर्थ का क्रम दोषपूर्ण होता है। आगे चलें। अब बात आती है काव्य दोष जो हमने पढ़े हैं 6 जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उन पर आधारित प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न देखिए, काव्य रस और काव्य सौंदर्य के अपकर्षक तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति या शब्द शक्ति। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि वे जो काव्य रस और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करते हैं काव्य दोष कहलाते हैं। आगे चलें। विपर्यस्तो गुणा काव्येषु कीर्तिता पंक्ति के रचयिता कौन है? विपर्यस्तो शब्द किसने प्रयोग किया था? भरत मुनि ने प्रयोग किया था। तो सी विकल्प यहां सही उत्तर है, क्योंकि उन्होंने विपर्यस्तो यानी दोषों के जो विपरीत हैं उनको गुण कहकर परिभाषित किया। तो सी विकल्प इसका सही उत्तर है। आगे चले। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने काव्य दोष का विवेचन लक्षण देकर किया? वामन, दंडी, मम्मट या फिर भरत मुनि? तो सबसे पहले वामन ने लक्षण देकर के काव्य दोषों का वर्णन किया था। तो ए विकल्प यहां सही उत्तर है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मुख्यार्थ में बाधक तत्व को ही दोष माना? मम्मट, दंडी, वामन या कुंतक? तो ए विकल्प यहां भी सही उत्तर है, क्योंकि मम्मट ने सबसे पहले मुख्यार्थ में बाधक तत्व को दोष माना था। पांचवा प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या कितनी है? 15, 20, 10 या फिर 5? तो ध्यान होगा आपको, भरत मुनि ने काव्य गुण भी 10 माने थे और काव्य दोष भी 10 माने थे। तो काव्य दोषों की संख्या उनके अनुसार 10 है। सी विकल्प सही उत्तर है। छठा प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य दोषों को कितने वर्गों में विभक्त किया? 10, 7, 8 या 5? तो बताया था मैंने आपको कि 5
भागों में विभक्त किया और आचार्य मम्मट ही वो विद्वान हैं जिन्होंने 90 काव्य दोषों की गणना की, उनका विश्लेषण किया और उन्हें 5 भागों में वर्गीकृत करके प्रस्तुत किया है। तो डी विकल्प यहां सही उत्तर है। काव्य में जब कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग होता है तो वहां कौन सा दोष होता है? अप्रतीतत्व त रह गया है, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व, अक्रमत्व या श्रुति कटुत्व। तो कर्ण कटु का संबंध किससे होगा? श्रुति कटुत्व से होगा। तो डी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। 8वां प्रश्न, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, पंक्ति में कौन सा दोष है? श्रुति कटुत्व, क्लिष्टत्व, ग्राम्यत्व या अप्रतीतत्व। यहां भी त रह गया है। सी विकल्प यहां सही उत्तर है क्योंकि मूड नामक ग्रामीण शब्द का प्रयोग यहां किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यहां ग्राम्यत्व दोष है। 9वां प्रश्न, काव्य में लोक में अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग होने पर निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? अप्रतीतत्व, ग्राम्यत्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व। तो वहां जहां अप्रचलित पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है अप्रतीतत्व दोष होता है। ए विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। 10वां प्रश्न, खगपति पतितीय पितु बधु जल समान तो बैन पंक्ति में कौन सा दोष है? ग्राम्यत्व, क्लिष्टत्व, दुष्क्रमत्व या अप्रतीतत्व। तो यहां क्लिष्टत्व दोष है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सब समझ ही चुके हैं। तो बी विकल्प यहां सही उत्तर है। 11वां प्रश्न, काव्य में जब यथास्थान क्रमानुसार पदों का प्रयोग नहीं किया जाता तब कौन सा दोष होता है? दुष्क्रमत्व, अप्रतीतत्व, अक्रमत्व या फिर ग्राम्यत्व। तो अक्रमत्व दोष वहां होता है जहां पर शास्त्र के अनुसार क्रम का प्रयोग नहीं किया जाता। शास्त्र के अनुसार काव्य में जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता वहां तो दुष्क्रमत्व दोष होता है। लेकिन जब जिस स्थान पर पद वाक्य में आना चाहिए यानी शब्द आना चाहिए उसके अनुसार क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता तो अक्रमत्व दोष होता है। सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। काव्य में लोक एवं शास्त्र के विरुद्ध क्रम में वस्तु वर्णन होने पर दोष होता है अक्रमत्व, अप्रतीतत्व, दुष्क्रमत्व या क्लिष्टत्व। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। अभी मैंने आपसे चर्चा की लोक एवं शास्त्र के विरुद्ध क्रम के अनुसार, जो ऐसा क्रम जो शास्त्रों के विरुद्ध है ऐसे क्रम के अनुसार जब किसी वस्तु का वर्णन किया जाता है तो वहां दुष्क्रमत्व दोष होता है, और जब शब्दों का क्रम गड़बड़ होता है वाक्य में तो वहां अक्रमत्व दोष होता है। भूलेंगे नहीं, बहुत थोड़ा सा बारीक अंतर है। तो सी विकल्प यहां बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों ये हुई हमारी आज की कक्षा, आज का सत्र जिसमें हमने काव्य दोषों पर गहराई से चर्चा की। उम्मीद करती हूं कि काव्य दोष भी आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गए होंगे। काव्य गुण तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अध्ययन करते रहिए, क्योंकि अब बहुत मुश्किल दौर है, परीक्षाएं निकट धीरे धीरे आती जा रही हैं, तो अध्ययन की गति बढ़नी ही चाहिए। नमस्कार।